हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 49 से सेक्शन 54 ऑफ भारतीय न्याय संहिता कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन 45 में कि अबेटमेंट कैसे हो सकता है। सेक्शन 46 में देखा कि अबेटर कौन हो सकता है और सेक्शन 47 48 कंप्लीट किया। सेक्शन 49 से सेक्शन 54 में वो केसेस डील हो रहे हैं जहां पर अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में ऑफेंस कमिट किया जा रहा है। मतलब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अबेट करा और जिस पर्सन को अबेट करा उस पर्सन ने वो ऑफेंस कमिट किया है, तो पनिशमेंट क्या होगी। सेक्शन 49 बात करता है पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट if the act abated is committed in the consequence and where no express provision is made for its punishment। तो यहाँ पर बात हो रही है कि वो एक्ट जिसको अबेट करा गया, उस अबेटमेंट की वजह से वो एक्ट कमिट किया गया और अब उस ऑफेंस के अबेटमेंट की अलग से पनिशमेंट नहीं दी हुई है। जैसे अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड की पनिशमेंट दी हुई है, बट अबेटमेंट टू कमिट थेफ्ट की पनिशमेंट नहीं दी गई है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा जहां पर अलग से पनिशमेंट नहीं दी गई है। सेक्शन 49 whoever abates any offense shall, if the act abated is committed in the consequence of the abatement and no express provision is made by this Sahita for punishment of such abatement, be punished with the punishment provided for that offense। तो अगर एक ऑफेंस को अबेट किया गया और वो ऑफेंस कमिट किया गया उस अबेटमेंट की वजह से, और जो ऑफेंस का अबेटमेंट है उसके लिए अलग से कोई पनिशमेंट नहीं दी है, तो फिर क्या पनिशमेंट मिलेगी, ये बात होती है। एक्सप्लेनेशन बोलता है एन एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अबेटमेंट when it is committed in the consequences of instigation, pursuance of conspiracy or with aid which constitute the abatement। एक एक्ट को अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में कमिट हुआ है, ये कब कहा जाएगा, जब अबेटमेंट इंस्टिगेशन से किया गया हो या फिर कॉन्स्पिरेसी से किया गया हो या फिर एडिंग से किया गया हो। तो ऐसे किसी भी तरीके से अबेटमेंट किया गया है और उस अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस में एक्ट किया गया है या ऑफेंस किया गया है, तो ये माना जाएगा कि उस अबेटमेंट की वजह से ही वो एक्ट और ऑफेंस कमिट किया गया है। अब हम इसको इलस्ट्रेशन से पढ़ते हैं। यहाँ पर इलस्ट्रेशन ए कहता है ए इंस्टिगेट बी टू गिव फॉल्स एविडेंस, बी इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंस्टिगेशन कमिट दैट ऑफेंस, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस एंड इज लायबल टू द सेम पनिशमेंट एज बी। ए ने बी को इंस्टिगेट करा फॉल्स एविडेंस देने के लिए। अब इंस्टिगेट की वजह से बी ने फॉल्स एविडेंस दे दिया, तो यहाँ पर अब संहिता में कहीं पर भी ऐसा कोई सेक्शन नहीं मेंशन है जहाँ पर लिखा हो अबेटमेंट फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस, ऐसा तो मेंशन ही नहीं है। तो अब ए को क्या ऑफेंस की सज़ा मिलेगी, उसने अबेट करा है, तो ए को वही सज़ा मिलेगी जो बी को मिलेगी, और बी को सज़ा मिलेगी फॉल्स एविडेंस देने की, तो ए को भी सज़ा मिलेगी फॉल्स एविडेंस देने की। फिर इलस्ट्रेशन बी कहता है ए एंड बी कॉन्स्पायर टू to poison Z. A in the pursuance of conspiracy procures the poison and deliver it to B in order that he may administer it to Z. B in the pursuance of conspiracy administer the poison to Z in A's absence and thereby cause Z's death. Here B is guilty of the murder, A is guilty of abating that offense by conspiracy and is also be liable to the punishment for murder। तो ए और बी ने कॉन्स्पिरेसी करी कि जेड को पॉइजन देकर मार दिया जाएगा। अब दोनों ने अपना अपना काम करा, तो बी ने क्या किया, पॉइजन एडमिनिस्टर कर दिया जेड को और जेड को मार दिया। अब बी ने तो मर्डर किया है, उसको तो मर्डर की सज़ा मिलेगी, और ए को भी मर्डर की सज़ा मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जो ये मेंशन करता हो अबेटमेंट टू मर्डर।
ऐसा कुछ नहीं है। तो जहाँ पर एक्सप्रेसली प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है किसी ऑफेंस के अबेटमेंट का, वहाँ पर अबेटर को वही सज़ा मिलेगी जो जिसने एक्चुअली में ऑफेंस किया है उसको मिल रही है। आई होप आपको सेक्शन 49 क्लियर हुआ होगा। सेक्शन 50 पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद द डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर। तो एक पर्सन है जो अबेटर है और उसकी मेंसरिया अलग है। दूसरा पर्सन जिसको अबेट किया जा रहा है उसकी मेंसरिया, उसका इंटेंशन, उसका नॉलेज अलग है। तो क्या होगा, तो कैसे पनिशमेंट मिलेगा? तो whoever abate the commission of an offense shall, if the person abated does the act with the with the different intention or knowledge from that of abater, be punished with the punishment provided for that offense which would have been committed if the act had been done with the intention or knowledge of the abater or with no other। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक पर्सन है जिसने अबेट कराया है, उसका मेंसरिया अलग है, और जो पर्सन है जिसने एक्चुअली में ऑफेंस किया उसका इंटेंशन, उसका नॉलेज अलग है। तो क्या होगा, तो इसको हम रीड करेंगे एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ सेक्शन 46 के साथ। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो अबेटर है उसका मेंसरिया है, उसका गिल्टी इंटेंशन है, पर जो ऑफेंस कर रहा है वो लॉ की नज़रों में ऑफेंस करने के लायक नहीं है। या तो वो 7 साल से कम उम्र का बच्चा हो सकता है, या फिर अनसाउंड माइंड का हो सकता है, या फिर उसका कोई गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज है ही नहीं। जैसे ए ने बी से कहा कि जो जेड के पोजेशन में सामान है वो ए का है, और बी क्या करता है, फिर गुड फेथ में जेड की पोजेशन से सामान लाकर ए को दे देता है, क्योंकि बी को क्या लग रहा है कि वो ए का है। तो यहाँ पर बी ने ऑफेंस किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि थेफ्ट करने के लिए डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना ज़रूरी होता है, जो बी का था ही नहीं। मतलब बी के पार्ट पे मेंसरिया था ही नहीं, बट ए के पार्ट पे था। तो ए को वही सज़ा मिलेगी जो ऑफेंस उसने कमिट करवाया है, उसे थेफ्ट की सज़ा मिलेगी। यही बात करता है सेक्शन 50। फिर सेक्शन 51 लाइबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। एक एक्ट को अबेट किया गया पर कोई और एक्ट कर दिया गया, तो लाइबिलिटी क्या होगी अबेटर की। When an act is abated and a different act is done, the abater is liable for the act done in the same manner and to the same extent as if he had abated directly। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, जनरल रूल है और इसका प्रोविज़ो है। जनरल रूल क्या कहता है कि जब एक पर्सन ने अबेट करा दूसरे पर्सन को कोई एक्ट करने के लिए, और उसने वो एक्ट नहीं किया जो अबेट किया गया था, और उसके अलावा कोई और एक्ट कर दिया, तो जनरल रूल क्या होगा, अबेटर उस दूसरे एक्ट के लिए लायबल होगा। कैसे लायबल होगा? जैसे उसने वो दूसरा एक्ट ही अबेट किया था उस तरीके से लायबल होगा। लेकिन इसका प्रोविज़ो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट द एक्ट डन was a probable consequence of the abatement and was committed under the influence of instigation or with aid or in pursuance of conspiracy which constitute the abatement। तो जो दूसरा एक्ट किया गया है वो probable consequence होना चाहिए उस एक्ट का जो अबेट किया गया है। जैसे एक पर्सन दूसरे पर्सन को अबेट करता है कि जाओ इस घर में जाकर चोरी कर लो, और वो दूसरा पर्सन क्या करता है, चोरी करता है और साथ में घर में आग भी लगा देता है। तो जो उसने दूसरा एक्ट किया जो अबेट किया ही नहीं गया था, क्या वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस हुआ थेफ्ट का? नहीं, दोनों एक्ट बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर अबेटर जो घर में आग लगाई उसने, उसके लिए लायबल नहीं होगा। लेकिन वहीं
अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन से कहता है कि जाओ जाके इस घर में चोरी कर लो, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, और वो जाता है चोरी करने, और चोरी करने के साथ साथ वो किसी इंसान को नुकसान भी पहुंचा देता है, हार्म कॉज कर देता है। चोरी करने गया था, उसको जो रोक रहा था उसको उसने हार्म कॉज कर दिया, तो क्या ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस हुआ? तो ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। तो जो अबेटर है वो उस दूसरे एक्ट के लिए जो नुकसान पहुंचाया उसके लिए भी वैसे ही लायबल होगा जैसे उसने वही एक्ट, जो दूसरा एक्ट है, उसको अबेट किया था। अब इसको इलस्ट्रेशन से देख लेते हैं। ए कहता है, ए इंस्टिगेट अ चाइल्ड टू पुट पॉइजन इनटू द फूड ऑफ जेड and gives him poison. For that purpose, the child, in consequence of the instigation by mistake, put the poison into the food of Y, which is by the side of that Z. Here, if the child was acting under the influence of A's instigation and the act done was under the circumstances of a probable consequence of the abatement, A is liable in the same manner and to the same extent as if he had instigated the child to put the poison into the food of Y। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ए ने एक बच्चे को इंस्टिगेट करा कि जाओ ये जो जहर है ये जेड के खाने में मिला दो। अब जेड के बगल में ही वाई बैठा हुआ था, तो वो तो छोटा सा बच्चा था, उसने क्या किया, वाई के खाने में मिला दिया। अब ये जो जेड की बजाय वाई के खाने में वाई के खाने में पॉइजन मिला देना, क्या ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस होगा? तो हाँ, ये होगा। कैसे? क्योंकि वो तो बच्चा है ना, तो जो ए इंस्टिगेट कर रहा है उसको तो अंदाज़ा है ये बच्चा है, ज़रूरी थोड़ी है जैसा मैं कहूँ वैसा ही ये करेगा, इसके पास इतना तो नॉलेज, उतना तो दिमाग नहीं है ना, इसलिए ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस होगा। और अगर वाई मर जाता है वो खाना खाकर, तो ए ऐसे ही लायबल होगा, ऐसे ही जिम्मेदार होगा जैसे उसने बच्चे से कहा था कि वाई के खाने में जाकर जहर मिला दो। उसके बाद इलस्ट्रेशन बी कहता है, ए इंस्टिगेट बी टू बर्न जेड्स हाउस, बी सेट द फायर टू द हाउस एंड एट द सेम टाइम कमिट थेफ्ट of the property therein. A, though guilty of abating the burning of the house, is not guilty of abating the theft, for the theft was a distinct act and not a probable consequence of the burning। तो A ने तो इंस्टिगेट करा था कि जाओ जाके जेड का घर पे आग लगा दो, बी ने जाकर साथ में चोरी भी कर ली। तो चोरी करना और आग लगाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कोई भी इंसान जो अबेट कर रहा है वो इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि अगर मैं इससे कहूँगा कि जाकर आग लगा दो तो ये वहाँ जाकर चोरी भी कर लेगा। ये अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता, ये फोर्स ही कोई नहीं कर सकता। इसलिए ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस हुआ ही नहीं उस एक्ट का जो अबेट किया गया था। इसलिए यहाँ पर जो दूसरा एक्ट उसने करा, जो घर में आग जलाने के लिए घर को आग लगाने के लिए जो अबेट किया, उसके लिए तो ए लायबल होगा, पर साथ में जो बी ने चोरी भी कर ली उसके लिए ए लायबल नहीं होगा। Illustration C, A instigate B and C to break into an inhabited house at midnight for the purpose of robbery and provides them with the arms for that purpose. B and C break into the house and being resisted by Z, one of the inmates murder Z. Here, if that murder was the probable consequence of the abatement, is liable to the punishment provided for the murder। तो ए ने बी और सी को इंस्टिगेट करा कि जाओ जाकर चोरी कर लो, कहाँ पर, रॉबरी कर लो, कहाँ पर, जेड के घर में। अब जब वो गया, जब वो घर में तोड़ के घुसा, और ए ने क्या करा, इस पर्पस के लिए आर्म्स भी प्रोवाइड कर दिए, हथियार भी दे दिए रॉबरी करने के लिए। अब जाहिर सी बात है, रॉबरी करने भेजा है, हथियार भी दे दिए, तो किसी को नुकसान पहुंच ही सकता है, ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। तो यहाँ पर अगर किसी की डेथ कॉज हो जाती है तो ए जिम्मेदार होगा, चाहे भले ही उसने रॉबरी करने के लिए अबेट किया था, मर्डर के लिए नहीं किया था, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा।
अब आप किसी को हथियार दे रहे हो, चोरी करने के लिए कह रहे हो, रॉबरी करने के लिए कह रहे हो, तो जाहिर सी बात है अगर सामने वाला उसको रोकने की कोशिश करेगा तो वो सामने वाले को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो ये एक तरीके से प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। सेक्शन 52, abater when liable to cumulative punishment for act abated and for act done. If the act for which the abater is liable under section 51 is committed in addition to the act abated and constitute a distinct offense, the abater is liable to the punishment for each of the offense. अगर सेक्शन 51 में जो एक्ट अबेट किया गया था वो एक्ट भी किया गया और दूसरा एक्ट भी किया गया और उस दूसरे एक्ट के लिए भी क्या होगा, अबेटर लाइबल होगा, मतलब दोनों ऑफेंस की पनिशमेंट मिलेगी। जो एक्ट अबेट करा उसकी भी मिल रही है और जो एक्ट अबेट करा वो तो किया ही किया उसने, इसलिए उसकी मिल रही है। उसके साथ साथ जिसको अबेट किया था उसने कोई दूसरा ऑफेंस भी कर दिया और अब दोनों की पनिशमेंट मिलनी है। क्यों मिलनी है? क्योंकि दूसरा जो एक्ट किया वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था, तो दोनों की क्यूमुलेटिव पनिशमेंट मिलेगी। इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं। A instigate B to resist by force a distress made by a public servant. B in consequence resist that distress. In offering the resistance, B voluntarily causes grievous hurt to the officer executing the distress, as B has committed both the offense of resisting the distress and the offense of voluntarily causing grievous hurt. B is liable to the punishment of both of these offenses, and if A knew that B was likely voluntarily to cause grievous hurt in resisting the distress, A will also be liable to the punishment for each of the offense. यहाँ पर ए ने बी को इंस्टिगेट करा कि वो जाकर एक पब्लिक सर्वेंट को उसका काम करने से रोके। बी ने क्या किया, पहले तो पब्लिक सर्वेंट को उसका काम करने से रोका और ऐसा करते समय पब्लिक सर्वेंट को गंभीर चोट भी पहुंचा दी। तो बी ने दो अपराध करे, एक तो पब्लिक सर्वेंट को उसका काम करने से रोका, दूसरा उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया। बी दोनों के लिए लायबल होगा। लेकिन ए ने इंस्टिगेट करा था पब्लिक सर्वेंट को सिर्फ रोकने के लिए, उसके काम से रोकने के लिए सिर्फ इंस्टिगेट किया था, तो वो इस चीज़ के लिए तो लायबल होगा ही। साथ ही में जो ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है वो उसके लिए भी लायबल होगा ए, तब जब ए को पता था कि जब बी जाकर पब्लिक सर्वेंट को रोकेगा तो उस रोकने के दौरान वो पब्लिक सर्वेंट को ग्रीवियस हर्ट भी पहुंचा सकता है। तो अगर ए को इस बात का अनुमान था, ज्ञान था, नॉलेज थी कि जो मैं उसको अबेट कर रहा हूँ बी को कि वो जाकर पब्लिक सर्वेंट को रोके, और ऐसा करते समय वो ग्रीवियस हर्ट भी पब्लिक सर्वेंट को पहुँचा देगा क्योंकि वो रोक रहा है पब्लिक सर्वेंट को उसका काम करने से, तो दोनों ही ऑफेंस के लिए, पहला जिसके लिए ए ने सीधे सीधे इंस्टिगेट करा और दूसरा ग्रीवियस हर्ट जिसका अनुमान था कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, जिस ऑफेंस के लिए वो इंस्टिगेट कर रहा है उसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि वो ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दे, तो दोनों के लिए ही लायबल होगा, दोनों के लिए पनिशमेंट मिलेगा। फिर सेक्शन 53 बात करता है लाइबिलिटी ऑफ अबेटर फॉर एन इफेक्ट कॉज्ड बाय एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द अबेटर। तो यहाँ पर जो अबेटर था वो इंस्टिगेट कर रहा था, अबेट कर रहा था और वो रिजल्ट कुछ और चाहता था, ठीक है, इंटेंशन उसका कुछ और था, बट जो एक्ट कमिट हो गया एक्चुअली में वो अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड विद द इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ अ अबेटर ऑफ कॉजिंग अ पर्टिकुलर इफेक्ट, जो एक अबेटर है वो एक पर्टिकुलर इफेक्ट चाहता है, जिस इंटेंशन से वो अबेट कर रहा है ऑफेंस को, उसका कुछ पीछे कुछ एक पर्टिकुलर इरादा है,
and an act for which the abater is liable in consequence of the abatement cause a different effect from that intended by the abater. The abater is liable for the effect caused in the same manner and to the same extent as if he had abated the act with the intention of causing that effect, provided he knew that the act abated was likely to cause that effect. तो यहाँ पर एक अबेटर है, उसने किसी इरादे से दूसरे पर्सन को अबेट करा और वो कुछ पर्टिकुलर इफ़ेक्ट चाहता था, लेकिन हुआ कुछ और। मतलब अबेटर का जो इंटेंशन था वो ना होकर कुछ और हो गया। तो क्या होगा? तो जो कुछ और हो गया उसकी पनिशमेंट मिलेगी अबेटर को, वैसे ही जैसे वो कुछ और एक्ट के लिए उसने अबेट किया था। इलस्ट्रेशन देखते हैं। A instigate B to cause grievous hurt to Z. B in consequence of the instigation cause grievous hurt to Z. Z dies in consequence. Here, if A knew that the grievous hurt abated was likely to cause death, A is liable to be punished with the punishment provided for the murder. ए चाहता था कि जो Z है उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया जाए, तो इस काम के लिए उसने बी को इनकरेज किया, बी को इंस्टिगेट किया कि जाओ जाकर जेड को ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दो। अब बी ने वही किया, लेकिन जेड क्या हुआ? जेड मर गया। तो यहाँ पर अगर ए जान रहा था, समझ रहा था कि वो चाहे भले इंस्टिगेट कर रहा है ग्रीवियस हर्ट के लिए, लेकिन उस ग्रीवियस हर्ट से ए की डेथ भी हो सकती है, तो ए बिल्कुल वैसे ही लायबल होगा जैसे ए ने मर्डर के लिए ही इंस्टिगेट करा था बी को। अगर ए को नॉलेज था इस बात का तब ऐसा होगा। अब यहाँ पर लग रहा होगा कि सेक्शन 53 एंड सेक्शन 51 सेम है। बिल्कुल नहीं, सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप सेक्शन 51 देखें तो यहाँ पर जो लाइबिलिटी डिपेंड कर रही है वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड कर रही है। मतलब एक पर्सन जो अबेट कर रहा है और कोई और एक्ट हो जाता है, उस कोई और एक्ट के लिए वो तब लाइबल होगा जब वो कोई और दूसरा एक्ट पहले एक्ट का जिसको अबेट किया गया है उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, कि मतलब ऐसा भी हो सकता है, लाइकलीहुड है। वहाँ पर नॉलेज की बात नहीं करी गई है, यहाँ पे लाइकलीहुड है। लेकिन आप सेक्शन नंबर 53 देखेंगे तो यहाँ पर नॉलेज की बात करी गई है। अबेटर को कहीं ना कहीं नॉलेज थी कि जो वो एक्ट अबेट कर रहा है, जो वो चाहता है, उसके अलावा कोई और भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर लाइबिलिटी नॉलेज पे बेस कर रही है। ये छोटा सा डिफरेंट है सेक्शन 51 एंड 53 में। फिर सेक्शन 54 बात करता है अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। Whenever any person who is absent would be liable to be punished as an abater is present when the act or offense for which he would be punishable in consequence of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such offense or act. यहाँ पर बात हो रही है कि एक पर्सन है जिसने अबेट करा दूसरे पर्सन को। अब जब वो प्रिंसिपल ऑफेंडर है जो अपने हाथों से ऑफेंस कर रहा है, वो वहाँ पर जो अबेटर था वो प्रेजेंट नहीं था जब प्रिंसिपल ऑफेंडर वो ऑफेंस कर रहा था, ठीक है। तब उसकी पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन 49 ऑफ आपका BNS के अकॉर्डिंग, जो आपका 109 का करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, सेक्शन 49, उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिलेगी। तब जब वो प्रेजेंट नहीं है अबेटर जहाँ पर ऑफेंस किया गया है, तो इसे ऐसे समझिए, जब अबेटर प्रेजेंट नहीं होगा जहाँ पर उस ऑफेंस हो रहा है, तब वो एज अ अबेटर उसको पनिश किया जाएगा और सेक्शन 49 के अंदर, ठीक है। पनिशमेंट सेम ही है उसकी। और अगर वो वहाँ पर प्रेजेंट है, जो अबेटर है जहाँ पर ऑफेंस कर रहा है प्रिंसिपल ऑफेंडर, तो क्या होगा? तो उसको एज अ प्रिंसिपल ऑफेंडर माना जाएगा और जैसे वो पर्सन लायबल होगा वैसे ही ये पर्सन भी लायबल होगा।